हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा रिसर्च है। ठीक है, तो रिसर्च में हम बेसिकली रिसर्च के बारे में बात करेंगे। रिसर्च टॉपिक जो है आपके एक तो नेट में आता है, इसके अलावा आपका एमएससी का जो सिलेबस है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो, उसमें भी रिसर्च पढ़ाई जाती है। तो जो बच्चे कॉलेजेस नहीं जा पाते, मेरे खुद के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉलेज नहीं आ पाते, तो ये सीरीज़ मैं उनके लिए बना रही हूँ जिनके सिलेबस में है, ताकि वो यहाँ से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली ये एमएससी के सिलेबस और नेट के सिलेबस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसमें से पढ़ सकते हैं अपना रिसर्च का टॉपिक। ठीक है, तो इसी के आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट की रिसर्च की। ठीक है, तो रिसर्च है क्या, बेसिक इंट्रोडक्शन पे हम बात करेंगे रिसर्च की। आप सभी को पता है कि ये सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है, ये हमारी बेसिक शॉर्ट नोट्स से हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। जो शॉर्ट नोट्स मैं अपने लिए बनाती हूँ, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए मैंने बनाए हैं, उन्हीं शॉर्ट नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जो पहला ये सभी पूरा सिलेबस मैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ाऊँगी, और जब ये शॉर्ट नोट्स वाला सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम डिटेल सिलेबस में बात करेंगे। लेकिन ये वाला जो मुझे लगता है ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, शॉर्ट नोट्स वाले सिलेबस। अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके लिए तो काफ़ी है शॉर्ट नोट्स के सिलेबस। ठीक है, और रिसर्च में आपको मेन जो है वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा थ्योरी में आपको जाना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स मेन आपके इसमें हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए। तो इसी में आगे हम बात करेंगे कि आखिर रिसर्च है क्या, रिसर्च होती क्या है। रिसर्च बेसिकली हमारी है री प्लस सर्च, यानी कि री मतलब अगेन एंड अगेन सर्च। जब हम किसी भी चीज़ को दोबारा और दोबारा खोजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, कोई हमने रिसर्च की, कोई फैक्ट हमने निकाले, उसके बाद हम उस फैक्ट्स में से और भी ज़्यादा कोई नई नई चीज़ें निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये आपकी रिसर्च हो गई। जैसे कि अगर मैं ये निकाल रही हूँ कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है, तो यूनिवर्स कैसे बना ये हमने निकाला है कि हमारा यूनिवर्स जो है सन से बना हुआ है। हमारी जो पृथ्वी है वो सन से निकल करके आई है। तो ये क्या है, ये हमने एक रिसर्च निकाली। इसके बाद हमने ये दूसरी बार फिर उस पर रिसर्च की, हमने ये देखा कि जो हमारी पृथ्वी है वो हमारे किसके चारों तरफ घूमती है, सन के चारों तरफ घूमती है। तो ये रिसर्च निकाला। तो इससे क्या है ना, अलग अलग तरीके के फैक्ट आपके निकल के आते रहते हैं। ठीक है, तो रिसर्च में क्या है कि आपने जो भी चीज़, हमारी जो भी नॉलेज है, हमारी वर्ल्ड में, दुनिया में जितनी भी नॉलेजेस है वो कहीं ना कहीं से कैसे आई है, सर्च होकर आई है, रिसर्च होकर आई है। ठीक है, रिसर्चर ने वो नॉलेज खोजी है, वो जानकारी खोजी है और हम सबको बताई है। तो इसी के लिए आपका रिसर्च का जो सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एमएससी कर रहे हो, एमएससी के बाद जब आप पीएचडी करोगे तो पीएचडी में आपको रिसर्च करनी होगी, आपको भी कोई ना कोई नॉलेज खोज करके लोगों को बतानी होगी। तो आपके पास पीएचडी में आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको रिसर्च करनी है। ठीक है, तो इसीलिए सिलेबस आपका एमएससी में पढ़ाया जाता है, ताकि आप पीएचडी में एक बेहतर रिसर्चर बन सको। इसी के साथ ही नेट के, पीजीटी के, टीजीटी के एग्जाम, जितने भी तरह के एग्जाम्स आपके पास है, सब में रिसर्च आपसे पूछी जाती है। ठीक है, होम साइंस से रिलेटेड भी सभी एग्जाम्स में आपको रिसर्च पूछी जाएगी, बल्कि नेट के एग्जाम में जो आपका रिसर्च का पोर्शन है वो फर्स्ट पेपर में भी है और सेकंड पेपर में भी है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर वाले पोर्शन में आपका फर्स्ट पेपर वाला पोर्शन और सेकंड पेपर का जो रिसर्च का पोर्शन है, दोनों सेम ही है। तो आप एक ही बार में पढ़ लोगे पूरी रिसर्च, तो दोनों पेपर का आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसी में हमारा रिसर्च है। हमारी रिसर्च का मतलब क्या होता है, री प्लस सर्च। ठीक है, यानी कि री मतलब अगेन एंड अगेन, और सर्च मतलब खोजना। कोई बार बार चीज़ें हम जब खोजते हैं तो वो क्या कहलाती हैं, रिसर्च कहलाती हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, खोजी हुई चीज़ों से दोबारा खोजना। ठीक है, क्या है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। जैसे कि आपने सीआईडी में देखा होगा, तो सीआईडी वाले भी क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो पुलिस करती है, चीज़ों को खोजती है वो। ठीक है, तो वो सब क्या है, रिसर्च है। जैसे कि अगर मैं ये देखूँ कि हमारा जो होम साइंस है, होम साइंस में बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जिनमें रिसर्च की ज़रूरत है। जैसे कि अगर मैं देखूँ जो हमारी क्लासरूम अटेंडेंस है, ठीक है, क्लासरूम अटेंडेंस है, वो आपके एकेडमिक अचीवमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, कैसे प्रभावित करती है। जैसे कि अगर मुझे देखना है कि हमारे जो रेगुलर बच्चे क्लासेस में आ रहे हैं, ठीक है, उनका कैसा रिजल्ट होगा। ठीक है, और जो बच्चे रेगुलर क्लासेस में नहीं आ रहे हैं तो उनका रिजल्ट कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, मुझे क्या करनी होगी, इसमें रिसर्च करनी होगी, जिसमें मैं रेगुलर आए हुए बच्चों का डेटा निकालूंगी, उनका रिजल्ट निकालूंगी और फिर कंपेयर कर दूंगी। तो उससे मुझे निकल के आ जाएगा कि जो लोग पर्टिकुलर रेगुलर क्लासेज में आते हैं उनका रिजल्ट अच्छा होता है एज कम्पेयर टू जो रेगुलर क्लासेज में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिसर्च है।
आपके हर फील्ड में आप बहुत सारी रिसर्चेस करते हो। आप देखोगे तो ये बहुत ब्रॉड फील्ड है, इसमें करोड़ों सब्जेक्ट्स पे रिसर्च चल रही है आजकल, और मुझे लगता है मिलियंस ऑफ रिसर्च हो चुकी हैं हमारे देश में। अगर वर्ल्ड में देखोगे तो हर पल कोई ना कोई रिसर्च आपकी हो रही है। तो अगर आप देखो तो रिसर्च, कुछ लोग पहले ज़माने में रिसर्च लोग जो करते थे वो करते थे सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए, कि उनको ना बस जिज्ञासा होती थी कि जानना है, कुछ ना कुछ नया नया उन्हें खोजते रहना है। जैसे हमारे बहुत सारे रिसर्चेज हैं, आप देखोगे जैसे न्यूटन थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, तो बहुत सारे रिसर्चर्स थे, उनका कोई लालच नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, नई नई चीज़ें खोजते रहते थे, रिसर्च करते थे। लेकिन आजकल बेसिकली हम रिसर्च किस लिए करते हैं, या तो हम इसलिए करते हैं कि हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, पैसे चाहिए होते हैं, या फिर हम अपनी पीएचडी के लिए रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा चेंज हो गया। आजकल हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए रिसर्च करते हैं, पर पहले जो होती थी वो प्योर रिसर्च होती थी, जिसमें वो क्या करते थे, सिर्फ उनको चीज़ों को इंटरेस्ट के चलते, अपनी क्यूरियोसिटी, अपने इंटरेस्ट के लिए वो रिसर्च करते थे। तो वो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है आज के कंपैरिजन में, रिसर्च जो चल रही है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, और खोजी हुई चीज़ों को दोबारा से खोजते हैं। नोन टू अननोन और अननोन टू नोन, रिसर्च में क्या है, खोजी हुई चीज़ों में से, यानी कि नोन मतलब जो चीज़ें हमें पता है उससे अननोन चीज़ें निकालनी है जो हमें नहीं पता है। ठीक है, और जो चीज़ें हमें नहीं पता है उसमें से हमें पता चीज़ें, उन चीज़ों की जानकारी हमें करनी है। तो ये क्या है, रिसर्च है हमारी। जो चीज़ें हमें नहीं पता है उनमें से पता चीज़ों को निकालना है, जो चीज़ें हमें नोन है, जिनका हमें पता है, उसमें से हमें जो चीज़ें नहीं पता है उनको हमें निकालना है। ठीक है, नोन से नोन को निकालना है, नोन से अननोन को निकालना है। ठीक है, तो रिसर्च बेसिकली क्या होती है कि जो फैक्ट, कोई अगर रिसर्च हमने निकाली है तो उसमें से अगर कुछ फैक्ट हमें पता है, कुछ फैक्ट नहीं पता है। ठीक है, तो जो फैक्ट पता है उससे जो फैक्ट हमें नहीं पता है उन फैक्ट्स को हमें निकालना है। ठीक है, फिर वेयर मल्टीपल सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम नॉट विद वन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ है जहाँ भी प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं। सिर्फ अगर पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन है, हमारी प्रॉब्लम है, कोई हमने टॉपिक ऐसा लिया है जिसका सिर्फ एक ही समाधान है, तो वो रिसर्च नहीं कहलाएगी। रिसर्च वही होती है जहाँ एक से ज़्यादा समाधान होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये देखूँ कि हमारे स्टूडेंट्स कॉलेज रेगुलर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उसका क्या होगा, उसकी सिर्फ एक ही समाधान है, तो वो रिसर्च नहीं कहलाएगी। उसमें क्या होंगे, बहुत सारे समाधान उसके होंगे कि किस किस कारण से वो कॉलेज नहीं आ रहे, तभी वो रिसर्च कहलाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम नॉट विद वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम को हम रिसर्च नहीं कहते हैं। रिसर्च के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए, उसी को हम रिसर्च बोलेंगे। रिसर्च वह नहीं होती जिसका सिर्फ एक सॉल्यूशन हो या एक समाधान हो, या फिर वह सिर्फ सर्वे से निकल सकती है। ठीक है, सिर्फ ऐसे टॉपिक को हम रिसर्च को नहीं बोलेंगे जो सिर्फ हम सर्वे से निकाल सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेटेड इन यूपी। ठीक है, अगर मैं ये देखूँ कि हमारे यूपी या हमारे इंडिया में कितनी महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हैं, तो वो क्या होगा, वो तो सिर्फ हम एक सेंसस और डेटा से निकाल सकते हैं ना। मैं क्या करूँ, मैं जाकर के सेंसस ऑफिस में जाऊँ, डेटा जो कलेक्ट करते हैं उनके पास जाऊँ और उनसे आगे बोलूँ कि मुझे बता दो कि कितनी महिलाएं जो है हमारे देश में पढ़ी लिखी है, कितनी 10th तक है, कितनी 12th तक है, कितनी बीएससी तक है, और कितनी जो है वो अनपढ़ है, कितनों ने पीएचडी कर रखी है। ठीक है, तो वो मुझे डेटा निकाल के दे देंगे। तो वो क्या है, वो रिसर्च नहीं है। ठीक है, रिसर्च सिर्फ हमारा डेटा कलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ ये नहीं होता कि आप सर्वे से जाकर के एक डेटा लेके आ जाओ, उसको आप रिसर्च बोल दो। रिसर्च में आपको क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ और भी चीज़ें उसमें से फैक्ट्स जो है, मल्टीपल सॉल्यूशन आपको उसमें निकालने होंगे। जैसे मैं ये देखूँ, नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेटेड इन यूपी, मतलब या फिर इंडिया, तो अगर मैं ये देखूं कि हमारे जो इंडिया है उसमें कितनी गर्ल चाइल्ड जो हैं वो पढ़ी हुई हैं, और क्या रीज़न है कि वो जो क्या रीज़न है कि जो महिलाएं पढ़ नहीं पाई हैं, वो किन रीज़न के चलते वो उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा रिसर्च कहलाएगा। जहाँ मैं सिर्फ डेटा की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने ये तो देखा कि कितने % हमारे देश में महिलाएं जो है अनपढ़ हैं, और लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या निकाला है कि उसके साथ साथ मैंने ये भी निकाला कि रीजंस क्या है कि महिलाएं जो है अनपढ़ हैं। अब रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने ये निकाला कि नंबर ऑफ वुमेन एजुकेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो मैं उसमें मैंने ये तो निकाल दिया कि भाई इतनी महिलाएं जो है हमारे देश में पढ़ी लिखी नहीं है, पता चला 60% महिलाएं हमारे देश में अनपढ़ आई हैं। ठीक है, अब मैं ये देखूंगी कि जो 60% महिलाएं मेरे देश में अनपढ़ आई हैं, ठीक है, उनकी क्या रीज़न है कि वो पढ़ नहीं पाई। ठीक है, क्योंकि 60% रेशियो अगर मैं देखती हूँ कि अनपढ़ महिलाओं का है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न कई सारे हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि स्कूल ही ना हो उनके आसपास। ठीक है, स्कूल ना हो उनके आसपास, स्कूल की अनअवेलेबिलिटी हो सकती है, पहला तो ये हो सकता है। ठीक है, स्कूल अनअवेलेबिलिटी। दूसरा ये हो सकता है ट्रांसपोर्ट। ठीक
ठीक है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ना हो। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट ना हो, गाँव से शहरों तक का रास्ता ना हो, गाड़ियाँ ना चलती हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं हो, तो उसके चलते भी महिलाओं की पढ़ाई जो वो रुक के जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो उनके पेरेंट्स हैं अगर वो इलिटरेट है, ठीक है, अगर पेरेंट्स जो हैं वो भी इलिटरेट हैं तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली बच्चों की पढ़ाई पे कोई इतना ध्यान नहीं देगा। अगर पेरेंट्स लिटरेट है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे मल्टीपल मैंने इसमें से निकाल लिया। अब जब मैं अपनी रिसर्च करूंगी तो उस रिसर्च में से मेरा इनमें से कोई एक जो समाधान होगा वो सही निकलेगा कि हाँ, ट्रांसपोर्ट की कमी के चलते महिलाएं जो है कॉलेज नहीं आ पा रही, पढ़ाई वो अपनी आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो फिर इन तीनों पे मैं काम करूंगी, जो 3 मैंने आपको वो बताए हैं उन तीनों ऑप्शंस पे मैं काम करूंगी और मेरी रिसर्च के थ्रू उनमें से एक ऑप्शन सही निकल जाएगा कि हाँ, ये रीजन हो सकता है कि महिलाएं जो पढ़ नहीं रही है। इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, फिर है कंफर्म ओल्ड फैक्ट। अब ये रिसर्च के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे जो ओल्ड फैक्ट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। ठीक है, और जो हमारे नए, और हम इसमें क्या करते हैं, नए फैक्ट्स को निकालते हैं। कंफर्म ओल्ड फैक्ट्स मतलब अगर मैंने जो रिसर्च की है, मान लीजिए मैंने इस पे यूनिवर्स पे रिसर्च की कि यूनिवर्स क्या है, पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, तो ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी ना, तो लेकिन फिर मैंने दोबारा से सर्च की इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, जब इस चीज़, ये सूरज देवता है और इसके चारों तरफ क्या चल रही है, हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो ये तो मुझे पहले से ही पता था। लेकिन मैंने जब दोबारा की तो मैंने क्या किया, जो पुराने फैक्ट्स जो मुझे पता थी उसी को मैंने क्या किया, उसी को मैंने सपोर्ट कर दिया। ठीक है, उसी को मैंने कंफर्म कर दिया कि हाँ, ये बात जो पहले से चलती आ रही है ठीक है। ठीक है, समझ में आया। फाइंड न्यू फैक्ट्स। ठीक है, अब नए फैक्ट्स को मैंने फाइंड कर रही हूँ। नए फैक्ट्स को कैसे फाइंड कर रही हूँ, मान लीजिए मैंने देखा कि सूरज देवता के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, ये बात मैंने मुझे पता चली, मैंने अपनी रिसर्च के थ्रू निकाली। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि सिर्फ पृथ्वी चारों तरफ ही नहीं घूमती बल्कि अपनी धुरी पे भी घूमती है वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैंने एक नई फैक्ट भी निकाल दिया। ठीक है, ये पहले बात नहीं, ये पहले किसी को नहीं पता था, लेकिन ये मैंने निकाल के दे दिया कि पृथ्वी सिर्फ चारों तरफ ही नहीं घूमती सूरज के, बल्कि वो अपनी धुरी पे खुद के भी चारों तरफ घूमती है। ठीक है, वो खुद भी घूमती रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने कुछ नया फैक्ट भी निकाल दिया। निगलेक्ट ओल्ड फैक्ट, कि पुराने फैक्ट को हटा देना। से पहले क्या माना जाता था कि पृथ्वी तो स्टेबल है, जो हमारी पृथ्वी है वो एक जगह स्टेबल है, पर सूरज देवता जो है वो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन तो ये क्या हो गया, लेकिन जब रिसर्चर ने रिसर्च की तो उन्होंने इस फैक्ट को क्या बताया, गलत बताया कि ऐसा नहीं होता। पृथ्वी जो है, सूरज अपनी जगह स्टेबल है, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, जबकि हम क्या मानते थे पहले, हम ये मानते थे कि सूरज हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, जो कि रिजेक्ट हो गया, यानी कि ओल्ड फैक्ट जो है वो हम निगलेक्ट कर देते हैं। क्रिटिक ओल्ड फैक्ट, और ओल्ड फैक्ट्स को हम क्रिटिक भी करते हैं, उनकी जो है हम धज्जियां भी उड़ाते हैं, उनको हम ये बताते हैं कि वो गलत हैं। ठीक है, समझ में आया इतना। तो रिसर्च के थ्रू हम ये सारे पॉइंट्स कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अब रिसर्च में जो कुछ टर्म्स है, आज की क्लास में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पे बात करेंगे जो एग्जाम में आते हैं और भर के आते हैं। तो ये टर्म्स हमारे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिसर्च करनी है तो रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको इन टर्म्स को क्लियर अपने दिमाग में करना होगा। ठीक है, तो जो एमएससी वाले बच्चे हैं, जो नेट वाले बच्चे हैं, इसमें से वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कुछ टर्म्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं, वो टर्म्स आपको याद रखने हैं कि किस रिसर्चर के इसमें क्या टर्म आएगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में एक हमारी थ्योरीज है, एक तरह से रिसर्चर के टाइप्स हैं। ये हमारे पहले जमाने में, ये हमारे क्या है, एक तरह से रिसर्चर के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके क्लियर रिसर्चर्स की क्या है सोच है कि वो क्या किस लेवल का सोचते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म वाले रिसर्चर कौन थे, जो पुराने जमाने के रिसर्चर होते थे। ठीक है, ये क्या मानते थे पॉजिटिविज्म वाले कि जो कुछ भी है साइंस है। ठीक है, यानी कि साइंस जो प्रूफ करती है वही बात ये मानते थे, जो साइंस प्रूफ नहीं करती उसको पॉजिटिविज्म वाले रिसर्चर नहीं मानते थे। तो कुछ रिसर्चर की सोच क्या थी, पॉजिटिविज्म थी, और कुछ रिसर्चर की सोच क्या थी, पोस्ट पॉजिटिविज्म थी। तो यही हम देखेंगे कि पॉजिटिविज्म वाले क्या मानते थे और पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले क्या मानते थे। ठीक है, तो हमारे ये 2 कॉन्सेप्ट है। इससे पहले हमारा एक टॉपिक और था जो इसमें छूट गया है, ये हमारे रिसर्च का ही बेसिक टॉपिक है। ये है हमारा ये। ठीक है, तो ये रिसर्च के आगे ही कंटिन्यूएशन में था, जिसमें है सबसे पहले अगर हम रिसर्चर की बात कर रहे हैं कि रिसर्चर में हमारा क्या क्या है। ठीक है, तो रिसर्चर में क्या है, आपने देखा कि रिसर्च क्या है हमारा, रिसर्च, प्लस सर्च, अगेन सर्च, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होती है, नोन से अननोन को सर्च करना, अननोन से नोन को सर्च करना, मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं यहाँ पे।
मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, प्रॉब्लम वही हमारी रिसर्च होती है। और ओल्ड फैक्ट को कंफर्म करना, नए फैक्ट्स को निकालना, निगलेक्ट करना ओल्ड फैक्ट को और क्रिटिक करना। निगलेक्ट की जगह रिजेक्ट आएगा इसमें, ठीक है। रिजेक्ट ओल्ड फैक्ट, ओल्ड फैक्ट्स को क्या करना, रिजेक्ट कर देना, और क्रिटिक ओल्ड फैक्ट्स के धज्जे। हमारा रिसर्च इसी में है। हमारा सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, रिसर्च आइडिया आता है। रिसर्च आइडिया का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, एक आइडिया आएगा, एक टॉपिक आएगा कि जिस पे आपको क्या करनी है, रिसर्च करनी है, ठीक है। रिसर्च करनी है उस पर, जैसे कि सबसे पहले रिसर्च करने का आइडिया दिमाग में आया है, पहले प्रॉब्लम दिखेगी, उसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगी, एक प्रॉब्लम आएगी जिसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, ठीक है। शुरुआत में प्रॉब्लम कितनी बड़ी है पता तो चलता नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना होगा, उस प्रॉब्लम को समझना होगा, ठीक है। तो हमें इसके बारे में पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। जैसे कि रिसर्च का तो आइडिया आया आपको, आपने सोचा कि यार मुझे क्या करना है, मैं ये देख रही हूँ कि मेरी क्लासरूम में अटेंडेंस अच्छी नहीं है, बच्चे क्लासेस नहीं आते, तो मैं, आप देखेंगे बीएससी एमएससी में ज़्यादा अटेंडेंस अच्छी नहीं है बच्चों की, तो इसके चलते क्या है, आपकी आगे की बेरोजगारी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो आपको ये बात पहले नहीं पता चलेगी कि आपकी क्लास का जो एब्सेंट बच्चा है, इसके चलते क्या है, आगे जाकर के बेरोजगारी भी आपकी होनी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आगे वो एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, जिसके चलते क्या होगा, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, वो अपना एग्जाम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इससे मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले शुरू में मुझे इतनी प्रॉब्लम्स का नहीं पता था, मेरे लिए क्या है, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि चलो कोई बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया रिसर्च टॉपिक को, रिसर्च प्रॉब्लम का आइडिया मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। मतलब प्रॉब्लम क्या थी, मैंने सोचा यार मैं पता करूंगी कि आखिर बच्चे क्लास में क्यों नहीं आ रहे, तो मैंने आइडेंटिफाई प्रॉब्लम की, मैंने आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम को पहचाना है कि क्लासरूम अटेंडेंस में बच्चे क्यों नहीं है, और मैंने टॉपिक क्या लिया है कि क्लासरूम अटेंडेंस का जो मेरी क्लासरूम की अटेंडेंस है बच्चों की, उसका रिलेशनशिप किसके साथ मैं देख रही हूँ, रिजल्ट के साथ, ठीक है। रिजल्ट के साथ या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के साथ भी देख सकते हो आप, ठीक है। जो बच्चे रेगुलर आते हैं भविष्य में वो एक अच्छी जगह पे जाएंगे, जबकि जो बच्चे रेगुलर आते हैं वो बेहतर जगह पे नहीं पहुंच पाते क्लासेस में, जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, ठीक है। तो क्लासरूम अटेंडेंस का जो है आपका रिलेशनशिप किसके साथ है, रिजल्ट के साथ मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये मेरी रिसर्च की प्रॉब्लम होगी। अब मैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में ना बहुत कुछ पढ़ूंगी, ठीक है। जैसे रिसर्च आर्टिकल पढ़ूंगी, जो और लोगों ने रिसर्च की है उनके रिसर्च पढ़ूंगी इस टॉपिक पे, ठीक है। मेरा पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझसे पहले भी जितने लोगों ने रिसर्च की होगी मैं उनसे पढ़ूंगी, जिसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। इसके अलावा मैगजीन्स में आर्टिकल पढ़ूंगी, बुक्स पढ़ूंगी इससे रिलेटेड, तो बहुत सारा मैं चारों तरफ से जब इन्फॉर्मेशन लूंगी तो मुझे क्लियर होगी कि मेरी प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है कि बच्चा क्लास में नहीं आ रहा है तो उसकी सिर्फ रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि उसका फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि वो भविष्य में उसका, अगर आप देखोगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी इसके चलते बढ़ जाएगा। बच्चे कर लेंगे, बीएससी भी कर लेंगे, एमएससी भी कर लेंगे, लेकिन उन्हें आगे नौकरी नहीं मिलने वाली है, और सिर्फ क्या होगी, आपका नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो होगा वही आपका बढ़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ मेरे दिमाग में जब प्रॉब्लम जो है मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करी, तो क्या होगा, फिर आपकी जो प्रॉब्लम जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम को जानकर उस पर एक राय बनने लगेगी। अब जब आप प्रॉब्लम को जानोगे तो आपकी क्या होगी, बहुत सारा मैंने उसके बारे में पढ़ा, नॉलेज गेन की, तो मेरी खुद की ना एक राय बनने शुरू हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिएट एजुकेटेड गैस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, एजुकेटेड गैस बन जाएगी, एक एजुकेटेड राय बन जाएगी। मैं बहुत सारा पढ़ूंगी इसके बारे में, मेरी खुद की एक सोच बन जाएगी, एक राय बन जाएगी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। ये हम आगे डिटेल में बहुत पढ़ेंगे। तो क्या होगा, जब मैंने बहुत सारी एजुकेशन लिया तो मेरे दिमाग में बन गया कि अच्छा ऐसा हो सकता है कि जो आजकल इतना अनएम्प्लॉयमेंट है उसका रीजन ये हो सकता है कि बच्चे रेगुलर क्लास में ही नहीं थे, इन्होंने वहाँ पढ़ाई अच्छे से नहीं की, तो ये एग्जाम नहीं निकाल पा रहे, जिसके चलते क्या होगा, आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो फिर ये क्या है, ये आपकी हाइपोथेसिस है। मेरा अपने दिमाग में एक राय बना ली कि हाँ ये रीजन ये हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। रिसर्च डिजाइन आप इसके बाद क्या करोगे, हाइपोथेसिस बनेगी, इसको एजुकेटेड राय भी बोलते हैं। जो हाइपोथेसिस है उसको क्या बोलेंगे हम, एजुकेटेड गैस भी हम इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस को, ठीक है। रिसर्च हाइपोथेसिस को प्रूफ करने की जंग नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे हाइपोथेसिस को प्रूफ करना है, बिल्कुल क्या है कि मैं अपनी हाइपोथेसिस को प्रूफ ही करने में लग जाऊं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मेरी जो सोच है मैं बस उस पर काम करूंगी। हो सकता है कि मेरी सोच गलत निकले, लास्ट में ये आए कि नहीं, जो बच्चा आज अनएम्प्लॉयड है वो रेगुलर क्लास में आते थे, बहुत मेहनती बच्चे थे, किसी और रीजन से वो अनएम्प्लॉयड होंगे, तो फिर मैं अपने दूसरे किसी रीजन पे मैं क्या करूंगी, शिफ्ट करूंगी, ठीक है।
समझ में आया इतना? तो इसका ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें आपने ये देखा है कि हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्लासरूम अटेंडेंस का। उसके बाद मैं क्या करूँगी, रिसर्च डिज़ाइन बनाऊंगी, सैंपल बनाऊंगी, डेटा कलेक्ट करूंगी और टाइम बताऊंगी कि मुझे रिसर्च में कितना टाइम लगने वाला है, मैं उतना टाइम डेडिकेट करूंगी और उसके बाद लास्ट में मैं रिपोर्ट लिखूंगी, जो मेरी फाइनल रिजल्ट आया है उससे मैं रिपोर्ट बनाऊंगी। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि मैं ये देखूंगी कि मुझे कहाँ कितने लोगों से पूछना है, मुझे कितने लोगों पे रिसर्च करनी है। जैसे मैं अगर ये ले रही हूँ कि क्लासरूम अटेंडेंस का मैं देख रही हूँ रिजल्ट पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या देखूंगी मैं अपने कॉलेज के कितने बच्चे ले रही हूँ, मैं अपने कॉलेज में कितनी कौन कौन सी क्लासेस के बच्चे ले रही हूँ, तो ये सब मैं उसमें अपनी रिसर्च में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या सैंपल साइज लिया है, क्या काम करने का मैं सोच रही हूँ। लास्ट में मैं रिपोर्ट लिखूंगी। ठीक है, तो ये एक आपका सिंपल सा है रिसर्च का एक आइडिया है। जैसे कि इसमें अगर मैं देखूं एक सिंपल, ये आपको इसलिए एक्चुअली ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि रिसर्च अगर ये क्लियर हो जाएगी आपकी कि रिसर्च है क्या और क्या स्टेप्स है, तो आपके दिमाग में अपने आप ही चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। जब हम अभी आगे स्टेप्स पढ़ेंगे तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी ताकि आपके दिमाग में रिसर्च बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा, तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था रिसर्च का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए रिसर्च पढ़ने से पहले। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, ये आपके एग्जाम में भी आते हैं, नेट के एग्जाम में भी आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप मैंने कई बार एग्जाम में देखे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म क्या होता है, पॉजिटिविज्म है आपका ये बेस्ड ऑन साइंस है। ठीक है, किस पे बेस्ड होता है, ये वही मैंने जो आपको बताया कि रिसर्चर की सोच है, रिसर्चर या तो पॉजिटिविज्म को मान रहा है या पोस्ट पॉजिटिविज्म को मान रहा है। तो पहले जमाने के जो रिसर्चर्स है, जो बहुत पुराने सेंचुरीज के जो रिसर्चर थे, वो पॉजिटिविज्म को मानते थे। मतलब कि उनका मानना ये था कि वो वही चीज़ को बोलेंगे, वही चीज़ प्रूफ करेंगे जो क्या कर रहा है साइंस हमें हमारे सामने प्रूफ कर रही है। ठीक है, यानी कि साइंस के थ्रू जो प्रूफ हो रहा है बस वो उसी को मानते थे, इसके अलावा वो किसी और चीज़ को नहीं मानते थे। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि जो भी पॉइंट्स है आपके साइंटिफिकली अगर आप अपनी बात को प्रूफ कर पा रहे हो, साइंटिफिकली आप दिखा पा रहे हो, तो वो उस चीज़ को मानेंगे, नहीं तो वो उसको नहीं मानेंगे। जैसे भूत प्रेत हैं तो भूत प्रेत को वो नहीं मानेंगे क्योंकि साइंटिफिकली उनका कोई भी एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ साइंटिफिक एविडेंस को पॉजिटिविज्म वाले मानते थे। ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले कौन से मानते थे, ये वो इनका कहना ये था, जो बात के आजकल की जो रिसर्चेज है वो जनरली पोस्ट पॉजिटिविज्म में चल रही है। ठीक है, इनका कहना ये था कि हर चीज़ साइंस से प्रूफ नहीं हो पा रही है। जो आजकल के नए मॉडर्न साइंटिस्ट है वो ये मानते हैं कि हर चीज़ साइंस से प्रूफ नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो साइंस के परे हैं जिनका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो यही है पॉजिटिविज्म वाले वो हैं जो बिल्कुल ये मानते थे कि हर चीज़ क्या है, साइंटिफिक है, साइंस से प्रूफ होती है। पोस्ट पॉजिटिविज्म वो मानते हैं कि नहीं, अगर साइंस से प्रूफ नहीं भी कर पा रहा फिर भी ये जो है दुनिया में एग्जिस्ट करती है। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल लोग भूत प्रेत पे और जो ये जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हैं इन पे भी रिसर्चेस करने लगे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पोस्ट पॉजिटिविज्म पे मानते हैं। उनका मानना ये है कि भले ही ये साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर सकता है या हो सकता है। ठीक है, 100% नहीं है लेकिन फिर भी ये ऐसी चीज़ों को भी मानते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर लास्ट में क्या बोलता है, आप सब भगवान के हाथ में है। ठीक है, भगवान को किसी ने नहीं देखा, साइंटिफिकली प्रूफ भी नहीं है भगवान, लेकिन फिर भी डॉक्टर भी लास्ट में क्या बोलता है कि अब भगवान के हाथ में है। ठीक है, तो वो क्या है, वो पोस्ट पॉजिटिविज्म का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आया इतना? फिर है इसमें हमारा पॉजिटिविज्म को पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहला पॉजिटिविज्म में क्या है, आपके नंबर जो है ये नंबर को यूज़ करता है पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसको यूज़ कर रहा है, नंबर को यूज़ कर रहा है। यानी कि किसकी बात करता है, नंबर्स की बात करता है। ये बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फैक्चुअल नॉलेज, ये किस पे बेस होगा, ये आपके फैक्ट्स पे और फैक्चुअल नॉलेज पे बेस होगा। जैसे कि मैं ये बोलूँ कि हमारे देश में 30% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और बाकी के 70% अनपढ़ हैं। ठीक है, 30% जो हैं वो एक अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन में है, बाकी के 70% पुअर इकोनॉमिक कंडीशन में। तो ये क्या होगी, पॉजिटिविज्म, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स है, मैंने डेटा कलेक्ट किया है, उसके बाद मैं फैक्ट्स के थ्रू ये बात कर रही हूँ। तो ये क्या है, ये नंबर को दिखाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं और क्या करते हैं, ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फैक्चुअल नॉलेज। ये किस पे बेस्ड होता है, फैक्चुअल नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, जो फैक्ट्स मेरे पास निकल के आए हैं मैं उन्हीं को बोलूँगी। ठीक है, रिसर्चर रोल लिमिटेड टू डेटा कलेक्शन, इसमें जो रिसर्चर का रोल है वो सिर्फ डेटा कलेक्शन तक है। ठीक है, डेटा कलेक्शन है, यहाँ पे रिसर्चर का ओपिनियन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मतलब कि अगर मेरे पास एविडेंस नहीं है कि मेरे आसपास भूत प्रेत हैं तो फिर मैं ये नहीं बोल सकती, मैं क्या बोलूँगी कि भूत प्रेत नहीं है, भले ही मेरे सामने भूत ही बैठा हो। ठीक है, तब भी मैं ये नहीं बोल सकती कि भूत मेरे सामने बैठा हुआ है, क्योंकि मेरा अपना ओपिनियन कुछ भी नहीं है। जो एविडेंस के थ्रू मेरे को दिखाई देगा बस मैं वही बात बोल सकती हूँ। ठीक है,
तो क्या है, रिसर्चर रोल लिमिटेड टू डेटा कलेक्शन। तो रिसर्चर का जो रोल है वो क्या होता है, डेटा कलेक्शन तक लिमिटेड होता है। रिसर्चर ओपिनियन डजंट मैटर। तो इसमें क्या है, आपका जो रिसर्चर का जो ओपिनियन है वो कोई भी मैटर नहीं करता है। रिसर्चर का ओपिनियन यहाँ कोई मैटर नहीं करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ठीक है, यहाँ क्या है, ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू, मतलब जो चीज़ आप सच है वो ही एग्जिस्ट है, जो कि आप क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एंड रियलिटी में जो आपको दिखाई दे रही है, जो चीज़ फैक्ट्स के थ्रू प्रूफ है, बस हम उसी चीज़ को मानते हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रूथ एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो दिखाई दे रहा है, नंबर्स है, एम्पेरिज्म है। एम्पेरिज्म का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है। एक्सपीरियंस के बेस में कि जो पल मैंने जिया है, मोमेंट यू लिव, जो पल मैंने जिया है बस मैं उसी पे बिलीव करूंगी। अगर मैंने जो है अपनी आंखों से चीज़ें जो देखी हैं, जो मैं प्रूफ कर सकती हूँ, मैं बस उसी को मानूंगी, बाकी मैं किसी भी चीज़ को नहीं मानने वाली हूँ। इसी को क्या बोलते हैं, एम्पेरिज्म, ठीक है। डिडक्टिव है, डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, डिडक्टिव का मतलब होता है बिल्कुल जो 100% प्रूफ होगा, ठीक है। जो प्रूफ, जो मैंने रिसर्च की है, रिसर्च करने के बाद जो प्रूफ हुआ है बस मैं उसी को मानूंगी, ठीक है। एक्यूरेसी है, क्योंकि बिल्कुल सही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है कि जो चीज़ दिख रही है बस उसी को मैं मान रही हूँ, ठीक है। क्वान्टिटेटिव होता है, क्वान्टिटेटिव मतलब नंबर्स पे हम इसको बता सकते हैं कि 30% जो है पढ़े लिखे हों, बाकी 70% अनपढ़ है, ठीक है। वैलिडिटी है, इसमें वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी, और ये हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि वैलिड होता है, यानी कि क्या है, एक्यूरेसी होती है इसमें, ठीक है। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी होता है, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल सही रिजल्ट आपका इसमें आएगा। रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक मतलब रियल चीज़ में दिखाई देती है। फैक्ट्स पे हम इसमें बात करते हैं। और ट्रेडिशनल होता है, पुराने ज़माने का है ये, ठीक है। पहले यही माना जाता था कि अगर जो चीज़ प्रूफ होगी, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे पहले, वो भगवान को नकारते थे। जो पुराने ज़माने के साइंटिस्ट थे वो भगवान को बिल्कुल नकार देते थे, क्योंकि उनके हिसाब से भगवान का होने का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, ये ट्रेडिशनल था, पुराने ज़माने का रिसर्च थी। ऑब्जेक्टिविटी थी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मेरी अपनी कोई सोच नहीं होती, जो मेरे सामने मेरे रिसर्च दिखाएगी मैं उसी को रखूँगी, ठीक है, वो उसी को मानूंगी मैं, तो वो ऑब्जेक्टिविटी हो गया, ठीक है। साइंटिफिक वेरीफाइड है, ये क्या होती है आपकी, साइंस के थ्रू जो वेरीफाइड होता है वो पॉजिटिविज्म थी। इंडिपेंडेंट रिसर्च होती है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करेगी ये रिसर्च, ठीक है। जो भी रिजल्ट आ गया, फाइंडिंग्स आ गई, बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे ऐसे कैसे ही बताना है। क्लोज एंडेड होती है, यानी कि यस और नो है, या तो हाँ है या फिर ना है, यानी कि पढ़े हुए हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर देखूँ कि पढ़े हुए जो नहीं है उनका भी दिमाग हो सकता है कि उनकी जो मेमोरी पावर है, जो बहुत सी चीज़ें हैं उनकी पढ़े हुए से भी बेहतर हो, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यस रखेंगे या फिर नो रखेंगे। नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर इलिटरेट है तो इलिटरेट है। वर्क ऑन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पे काम करता है, यही वाला बार बार लिख दिया है, ठीक है। एक्यूरेसी पे काम करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट होगा इसका। ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा। पहले की रिसर्चेस जो होती है उसमें यही दिखाई देता था कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो इसका समाधान जो है बस एक ही आएगा। जनरली इसमें एक ही सॉल्यूशन प्रॉब्लम दिखाई देती थी। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता था कि अगर मुझे फाइंडिंग्स करनी है कि हमारे देश में कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो सीधे सीधा आ जाएगा 70% अनपढ़ है और 30% पढ़ी हुई है। तो एक ही सॉल्यूशन का प्रॉब्लम आपको मिल गया। इसमें आपका विचार वो कहीं नहीं पूछेंगे, बस वो बता देंगे कि भाई 70% महिलाएं जो है वो अनपढ़ है हमारे देश में, ठीक है। ओल्ड रिसर्च प्रॉब्लम, ये पुराने ज़माने की रिसर्चेस थी, ठीक है। पुराने ज़माने में ये रिसर्चेज हुआ करती थी। बेस्ड ऑन साइंस, साइंस पे बेस्ड थी, या यूज नंबर, ये नंबर को यूज़ करती थी, ठीक है। तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, एक तो ये पूछ लेता है डिडक्टिव कौन सी वाली होती है, तो पॉजिटिविज्म वाली डिडक्टिव होती है, ठीक है। ये अभी डिडक्टिव और वैलिडिटी, अभी आगे हम इसके आगे ये भी हैं तो मैं डिटेल में तब पढ़ाऊंगी, ठीक है। रियलिस्टिक हो गया, फैक्ट्स हो गए, जो रियल होती है, फैक्ट्स पे कौन सी डिपेंड होती है। ट्रेडिशनल कौन सी है, ऑब्जेक्टिविटी, मतलब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि मेरा खुद का कोई विचार मैं इसमें नहीं रख रही हूँ, जो रिजल्ट आया है, मेरा अपना ओपिनियन मैंने इसमें नहीं रखा है, जो रिजल्ट आया है बस मैंने ऐसे कैसे ही वो रिजल्ट बताया है, फिर भले ही मैंने कुछ भी एक्सपीरियंस किया हो, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हमारा था पॉजिटिविज्म, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म पहले ज़माने में होती थी, इनका मानना ये था कि हम वही चीज़ मानेंगे जो साइंटिफिकली प्रूफ होगी, उसके अलावा कुछ भी चीज़ हम नहीं मानेंगे जब तक कि साइंस प्रूफ ना कर पाए, ठीक है। इसके बाद है अब हमारा है पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या था हमारा,
पोस्ट पॉजिटिविज्म में है, इसमें आपके ओपिनियन भी इंपॉर्टेंट होते थे। पोस्ट पॉजिटिविज्म वालों का मानना है, आजकल की रिसर्चेज जनरली इसी में चलती है, इनका मानना है कि भले ही साइंस हर चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो प्रूफ नहीं कर पा रही तो वो हमारे आसपास एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि साइंस ये पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ साइंस प्रूफ कर सके। ठीक है, इसमें क्या माना जाता है, इसमें ओपिनियन को भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। मतलब अगर मैं ये बता रही हूँ कि हमारे देश में 70% और 80% महिलाएं जो हैं पढ़ी लिखी नहीं है, तो मैं ये भी बताऊंगी कि क्या रीज़न है कि वो पढ़ नहीं पाई हैं। ठीक है, इसके अलावा नेचुरल फिनोमिना एंड कॉमन सेंस की भी बात कर रहा था। मतलब ये तो बताऊंगी कि 70% पढ़ी लिखी नहीं है, और अपना कॉमन सेंस भी बताऊंगी क्या रीज़न हो सकते हैं कि वो पढ़ नहीं पाई हैं। ठीक है, तो कॉमन सेंस भी इसमें यूज़ होता है। पहले वाले में कुछ नहीं था, यहाँ पे रिसर्चर का काम क्या था, सिर्फ डेटा कलेक्शन का था। यहाँ पे वो अपना कॉमन सेंस भी लगा सकता है। ठीक है, वो ये बता भी सकता है कि क्या रीज़न है कि महिलाएं पढ़ नहीं पाई हैं। ठीक है, न्यू एंड एडवांस रिसर्च अप्रोच, ये आजकल की जो नए एडवांस रिसर्च अप्रोच है पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले। दूसरा है इसमें आपका कैन नॉट बी वेरीफाइड एंड मेजर्ड एवरीथिंग, हर चीज़ को हम वेरीफाई नहीं कर सकते और मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविज्म वालों का मानना है कि दुनिया की हर चीज़ को हम वेरीफाई और मेज़र नहीं कर सकते हैं। फिर रिसर्च डिपेंडेंट है। रिसर्च डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि रिसर्च ये आपकी किस पे होती है, रिसर्च दूसरी चीज़ों पे भी डिपेंडेंट होती है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें निकाल रहे हैं ना। पहले वाले में हम क्या निकाल रहे थे, ये इंडिपेंडेंट थी, किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं थी ये वाली। ठीक है, लेकिन ये वाली क्या है, ये रिसर्च आपकी डिपेंड हो सकती है। मतलब कि अगर महिलाएं पढ़ी नहीं है तो उनका रीज़न हो सकता है ट्रांसपोर्ट के कारण नहीं पढ़ी हुई हैं, या फिर उनके घर का माहौल ऐसा नहीं है कि वो पढ़ पाएँ। तो ये क्या है, ये आपका इसमें बहुत सारे रीज़न आपके इसमें हो सकते हैं। ठीक है, क्रिटिकल रियलिस्टिक है। क्रिटिकल रियलिस्टिक का मतलब क्या है कि बहुत डिटेल में क्रिटिकली इसको रियलिस्टिक इसमें से निकाला जाता है। सिर्फ डेटा की हम बात नहीं कर रहे, चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, उसका क्रिटिकली एनालिसिस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यह आया हुआ एग्जाम में है कि क्रिटिकल रियलिस्टिक कौन सी वाली रिसर्च होती है, तो कौन सी वाली होती है, पोस्ट पॉजिटिविज्म वाली क्रिटिकल रियलिस्टिक रिसर्च होती है। एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पॉजिटिविज्म, तो ये क्या है, ये पॉजिटिविज्म का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि नेचुरल फिनोमिना तो है ही है, इसमें तो सिर्फ नेचुरल फिनोमिना है, साथ ही साथ क्या है, कॉमन सेंस भी है इसमें। ठीक है, इसके अलावा न्यू फॉर्म है, ये नई फॉर्म है आजकल की। ठीक है, ओपिनियन और इंटरेस्ट को भी इसमें रखा जाता है। ओपन एंडेड है कि सिर्फ यही नहीं है कि 70 to 80 का रेशियो हमने निकाल दिया कि 70 पढ़ी हुई है 80 नहीं पढ़ी हुई है। इसके साथ साथ हम क्या ओपिनियन भी पूछते हैं कि आखिर क्या रीजन है कि महिलाएं जो है वो पढ़ी हुई नहीं है। ठीक है, इंडक्टिव ये होती है। इंडक्टिव का मतलब क्या है, इसमें बहुत सी चीज़ें हाइपोथेटिकली होती है, मतलब हम सोच बना लेते हैं, राय बना लेते हैं, लेकिन उसको बाद में प्रूफ होती हैं। वो तो पहले ही सोच पे बेस होते हैं। इंडक्टिव मतलब जनरली चीज़ों को हम जब सोच पे बेस होकर के एक थ्योरी निकाल देते हैं, हमारी सोच के बेस पे हम एक थ्योरी निकाल देते हैं, एक राय बना लेते हैं, तो वो इंडक्टिव कहलाती है। ठीक है, फिर उसी सोच को जब हम पूरा प्रूफ करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो वो किस में आ जाएगी, फिर वो डिडक्टिव रीजनिंग में आ जाएगी। ठीक है, फिर वो डिडक्टिव में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सीधे डिडक्टिव भी है क्योंकि हम 100% चीज़ निकाले एक्यूरेसी के साथ, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सोच बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिडक्टिव की तरफ जाएंगे। क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव इसलिए होगी क्योंकि यहाँ सिर्फ हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रीजन्स भी देख रहे हैं, कारण भी देख रहे हैं, अपनी सोच भी लगा रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्टिविटी होती है यहाँ पे, ये वाली रिसर्च में हम अपने खुद की सोच भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इंटरप्रेटिव होती है। इंटरप्रेटिव चीज़ों का अनुमान लगाते हैं, हम इंटरप्रेट करते हैं, चीज़ों को फील करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ हम निकालते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दो तरह की रिसर्चेज हो गई। पहले रिसर्च पॉजिटिविज्म हो गई, दूसरी पोस्ट पॉजिटिविज्म है। इसमें हम आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाकी जो कुछ टर्म्स हैं ये भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में हमारे इंडक्टिव, सब्जेक्टिव और क्वालिटेटिव सोच होती है और इंटरप्रेटिव सोच होती है। ठीक है, इसमें बाकी पॉजिटिविज्म रिसर्च वाले ये मानते थे कि जो हम वही चीज़ मानेंगे जो क्या है, बस जो साइंटिफिकली वेरीफाइड है, बस हम उसको ही 100% मानेंगे, बाकी हम चीज़ को नहीं मानेंगे, बाकी कितने भी फैक्ट्स हैं हम उनको नहीं मानेंगे। ठीक है, जब तक फैक्ट जो है साइंटिफिकली प्रूव नहीं होगा तब तक हम उसे नहीं मानेंगे। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले ये मानते थे कि चाहे कितना भी आप साइंस के थ्रू चीज़ों को प्रूव कर लो, पर हर चीज़ को आप प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ को आप प्रूव कर सको, तो कुछ चीज़ें साइंस के परे भी होती हैं, तो हम उनको भी मानते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म हो गए। इसमें से ये नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा था कि क्रिटिकल रियलिस्टिक
का एग्जाम्पल है तो पोस्ट पॉजिटिविज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ तो हम सोच ही नहीं रहे ना, हम तो सीधे सीधे यहाँ पे रिजल्ट निकाल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपने विचार भी रख रहे हैं, क्रिटिकली एनालिसिस भी कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिटिकल रियलिस्टिक हमारे इसमें, इंडक्टिव, क्वालिटेटिव, सब्जेक्टिविटी, इंटरप्रेटिव, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव। अब ये इंडक्टिव और डिडक्टिव वही वाला है जो इसमें भी हमने देखे हैं, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव में हमारा क्या है, इंडक्टिव होती हैं वो चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए अगर टीचर क्लास में एक दिन लेट आया, 2 दिन लेट आया, 3 दिन लेट आया, ठीक है। आप क्लास में जाते हो, आपका टीचर जो है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन हमेशा लेट ही होता है। तो आपने अपने दिमाग में क्या बना लिया, एक पैटर्न बना लिया कि हमारा टीचर हमेशा क्लास में लेट ही आता है, तो आप खुद भी थोड़ा क्या करने लगोगे, लेट आना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंडक्टिव है, ठीक है। जब हम चीज़ों को देखते हैं और हमारे दिमाग में क्या बन जाती है, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे, जो भी हम देख रहे हैं उसके बेस पे एक राय बन जाती है, एक हम सोच बना लेते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया इतना। और डिडक्टिव क्या है, जो हमने राय बनाई थी, ठीक है, जब हम उसे बिल्कुल प्रूफ कर देंगे 100%, तो वो क्या, वो किस में चली जाएगी, डिडक्टिव में चली जाएगी, ठीक है। यानी कि मैंने राय बनाई कि अगर टीचर क्लास में फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और लगातार वो लेट ही आता रहा, तो मैंने सबको बोल दिया कि भाई, अपनी जूनियर्स को भी बोल दिया कि उस टीचर की क्लास में टाइम पे मत जाना, वो टीचर कभी टाइम पे आता ही नहीं है। लेकिन अब मैंने ये राय बना ली, मैंने यही अपने दिमाग में, मेरा एक पैटर्न फिट हो गया कि टीचर तो हमेशा लेट ही आएगा, उसकी क्लास में मैं भी लेट आने लगी, तो वो क्या हो गया, इंडक्टिव हो गया। एक थ्योरी मैंने अपने दिमाग में बना ली कि टीचर हमेशा ही क्या आता है, लेट आता है, ठीक है, तो वो इंडक्टिव हो गया। लेकिन फिर मैंने क्या किया, उसके बाद फिर लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक दिन तो हम लेट आ रही हूँ मैं, उस दिन टीचर पहले आ जाए मुझसे, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो डिडक्टिव में जाकर के मुझे पहले चेक करनी पड़ेगी, 100% मुझे उसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा, तब मैं बोलूँगी कि ये 100% है कि टीचर हमेशा लेट ही आता है। नहीं तो क्या हो सकता है, अभी यहाँ पे 100% नहीं है वो, ठीक है, सिर्फ मेरी सोच पे बेस है वो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे चेक होने के लिए उसे भेजना पड़ेगा, ताकि वो क्या होगा, 100% हो जाए। फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैंने अपने जो सीनियर हैं, जूनियर हैं, सबसे सर्च की, सबसे देखा मैंने कि ये टीचर हमेशा ही लेट आता है। उसके बाद हो सकता है कि वो टीचर हमेशा ही क्लास में लेट ही आता हो, तो आपकी वो रिसर्च क्या हो जाएगी, फिर डिडक्टिव हो जाएगी। फिर ये 100% होगा कि टीचर कभी टाइम पे आएगा ही नहीं। वो बिल्कुल, आपके जूनियर्स ने भी ये बोला कि हमारी क्लास में भी हमेशा लेट ही आते हैं, वो आपके सीनियर्स से भी, आपने 5 साल के सीनियर से भी पता कर लिया, उन्होंने भी आपको यही बोला कि भैया ये टीचर हमेशा ही लेट आता है। तो फिर आप 100% हो सकते हो, 100% ये कह सकते हो कि टीचर हमेशा ही लेट आता हो। लेकिन यहाँ भी प्रोबेबिलिटी होती है कि कभी वो टाइम पे आ भी जाए, ठीक है। समझ में आया इतना। तो इंडक्टिव को हम एक पैटर्न के बेस में बनाते हैं, फिर उस पैटर्न को हम अच्छे से रिसर्च के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। हमारा जो पैटर्न दिमाग में बना हुआ है वो हमारे किस में आएगी, डिडक्टिव में आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, जो आपकी इंडक्टिव रिसर्च होती हैं वो क्या होती है, स्पेसिफिक टू जर्नल होती हैं, ठीक है। स्पेसिफिक टू जर्नल का मतलब क्या है, पहले आपने एक दिन आप क्लास में गए, आप बैठे रहे, आपका टीचर आधा घंटा लेट आया, ठीक है। फिर आप दूसरे दिन क्लास में गए, तब भी यही हुआ, आपका टीचर आधे घंटे लेट आया। फिर आप तीसरे दिन गए, आप ऐसे पूरे महीने भर आप क्लासेस में जा रहे हो, आपका टीचर रोज ही आधे घंटे लेट आ रहा है। तो पहले स्पेसिफिक था, फिर आपने किसकी तरफ बढ़ गया, जर्नल की तरफ बढ़ गया। आपने क्या बोला कि भैया हमारा ये वाला टीचर हमेशा ही आधे घंटा लेट आता है, यानी कि जनरल कर दिया आपने कि हमेशा ही क्या करता है, आधा घंटा लेट आता है, ठीक है। एग्जाम्पल से थ्योरी की तरफ होती है ये वाली रिसर्चेस, ठीक है। एग्जाम्पल टू थ्योरी, यानी कि पहले आपने एग्जाम्पल्स देखा कि रोज ही वो लेट आ रहा था, ये एग्जाम्पल था, फिर आपने थ्योरी बनाई, ठीक है। तो एग्जाम्पल से थ्योरी हम बनाते हैं, इसमें एग्जाम्पल से थ्योरी बनाएंगे। रोज ही आप बैठे हो, 1 महीने तक आप लगातार क्लास में गए, आपका टीचर रोज ही आधे घंटे लेट आ रहा है, तो पहले एग्जाम्पल आपने देखा कि भाई ये तो रोज ही लेट आ रहा है। फिर एग्जाम्पल से आपने थ्योरी बनाई कि ये रोज ही लेट आता है, ठीक है। पहले आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे, उसके बाद आप थ्योरी बनाओगे। इसका एग्जाम्पल है आपका न्यूटन का लॉ, यानी कि न्यूटन ने क्या किया, पहले उसने एप्पल को गिरते हुए देखा, उसके सामने एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल से उसने थ्योरी बनाई कि गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी उसने एग्जाम्पल से बनाई कि नीचे क्या है, हमारे जमीन में एक गुरुत्वाकर्षण है जो ऊपर से गिरती हुई चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एग्जाम्पल से थ्योरी की तरफ। ऑब्जर्व बिहेवियर एंड फॉर्मुलेट पैटर्न, ये क्या करता है, बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और एक पैटर्न को फॉर्मुलेट करता है, इंडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव का काम क्या है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना और क्या करना, पैटर्न को फॉर्मुलेट करना। मतलब मैं बैठी हूँ क्लास में, मैंने देखा भैया ये तो टीचर रोज चीज़ों को ऑब्जर्व किया, मैंने देखा हमारा टीचर रोज ही लेट आ रहा है, फिर एक पैटर्न बना लिया कि ये तो रोज ही लेट आता है अपने दिमाग में, ठीक है। प्रोवाइड थ्योरी, फिर मैंने थ्योरी बना दी कि रोज ही लेट आता है, फिर थ्योरी को जनरलाइज कर दिया कि आज ही लेट नहीं आया, एक ही महीने लेट नहीं आया है, ये तो
पूरे सेशन ही लेट आता है, ठीक है। फिर जनरलाइज का मतलब क्या होता है, जो चीज़ मैंने देखी है वो मैं 100% कर दूँ कि सब पे अप्लाई है, ये आज ही लेट नहीं आया है, ये रोज ही लेट आता है, पूरे साल ही लेट आता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, जनरलाइज थ्योरी को जनरलाइज कर देते हैं। चेक थ्योरी एंड प्रोवाइड डिडक्टिव थिंकिंग। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम थ्योरी को क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। मैं रोज क्लासेस जाती थी, 1 महीने तक मैं गई, मुझे लगा कि भाई मेरा टीचर तो रोज ही लेट आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार अब मैं 100% पता लगा, कल को मैं लेट आई और मेरा जो टीचर है वो मुझसे पहले आ गया, तो उसमें मुझे क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि क्यों ना मैं इसको बिल्कुल 100% कंफर्म कर लूँ कि ये हमेशा ही लेट आएगा। तो मैंने अपने जूनियर्स की जितनी क्लासेस थी, ठीक है, उनसे बात करी, उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ हमारी क्लास में भी हमेशा ही लेट आते हैं। इसके साथ ही साथ मेरे सीनियर जो पास आउट हो गए, जो अभी पढ़ रहे हैं, मेरे सीनियर जो है, उनसे मैंने सबसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ हमारी क्लास में भी कभी भी टाइम पे नहीं आए, हमेशा आधा घंटे के बाद ही आते हैं। तो फिर मैं डिटेक्टिव की तरफ चल पड़ूंगी, चेकिंग हो जाएगी, मैं 100% हो जाऊंगी कि हाँ ये क्या है, ये हमेशा ही लेट आने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं भी आधा घंटा अपना बचाऊंगी, आधा घंटा लेट आना शुरू कर दूंगी, ठीक है। तो वो क्या है, वो डिटेक्टिव की तरफ बढ़ गई है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, थ्योरी को मैंने चेक किया और डिडक्टिव थिंकिंग को प्रोवाइड किया, अब डिडक्टिव रीजनिंग आ गई हमारी, ठीक है। क्लियर हुआ। पहले मैं एक पैटर्न बनाऊंगी, उस पैटर्न के बेस पे मैंने क्या किया, एक थ्योरी बना दी, ठीक है। उस थ्योरी को फिर मैंने जनरलाइज कर दिया कि हाँ यही होता है भैया, हमेशा ही लेट आते हैं। फिर उसको मैंने चेक करना शुरू किया, ठीक है, कि हाँ जो मैंने सोचा है कि ये लेट आते हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो मैंने चेक किया, चेक करने के बाद मैं 100% श्योर हो गई डिडक्टिव के थ्रू कि मेरा जो टीचर है ये हमेशा ही लेट आने वाला है, तो मैं हमेशा ही क्या हूँ, मैं खुद ही आधा घंटा लेट आना शुरू कर सकती हूँ फिर, ठीक है। तो ये क्या है, इम्पीरियो इंडक्टिव भी हम इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इम्पीरियो इंडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव को हम क्या बोलते हैं, इम्पीरियो इंडक्टिव। इम्पीरियो इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, हमारा क्वालिटेटिव प्रोसेस, ठीक है, क्वालिटेटिव प्रोसेस होती है इम्पीरियो इंडक्टिव का मतलब। तो इसमें क्या है, इम्पीरियो इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, इसमें पैटर्न के बेस पे हम चीज़ों को तय करते हैं, ठीक है। पैटर्न के बेस पे हम चीज़ों को तय करते हैं, वो क्या है, इम्पीरियो इंडक्टिव है। चीज़ों को किसके बेस पे कहते हैं, हम पैटर्न के बेस पे। हमने बस क्या पैटर्न एक अपने दिमाग में बना लिया और हमने देखा कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। अगर टीचर क्लास में फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम लेट आए एंड सो ऑन, देन क्रिएट अ पैटर्न इन ब्रेन, तब क्या बन जाएगा, आपके ब्रेन में एक पैटर्न बन जाएगा और आपका क्या होगा, थ्योरी आप डेवलप कर दोगे, टीचर हमेशा ही क्लास में क्या होता है, लेट आता है। अगर टीचर एक बार सही समय पे आ जाएगा तो थ्योरी गलत भी हो सकती है, ठीक है। आप पता लगा मैंने महीने भर पे ही कह दिया कि भाई 1 महीना मैंने क्लासेस में 1 महीने में आई, मैंने देखा टीचर रोज लेट आता है, फिर मैंने सोचा मैं भी आज लेट जाऊंगी, और क्या हुआ, गलती से उसी दिन टीचर क्या हो गया, वो आ गया, उसने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया जब मैं आधा घंटा लेट आ रही हूँ, तो ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये गलत भी हो सकती है। इसके लिए मुझे 100% कन्फर्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिडक्टिव की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने तो एक पैटर्न बना लिया कि भैया ये हमेशा ही लेट आता है, लेकिन मुझे डिडक्टिव करनी पड़ेगी, मुझे ये देखना पड़ेगा अपने जूनियर से, सीनियर से, सबसे बात करके, सब पे रिसर्च करके, सबसे डेटा कलेक्ट करके कि टीचर हमेशा ही लेट आता है, उसके बाद मैं 100% होंगी, ठीक है। समझ में आया इतना। तो ये क्या हो गया, इंडक्टिव और डिडक्टिव, ठीक है। अब डिडक्टिव क्या है, डिडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा, ठीक है। इसने जनरल टू, ये हमारा स्पेसिफिक टू जनरल होता है। क्या है, आपने एक पैटर्न बनाया, एक पर्टिकुलर एक दिन लेट था, दूसरे दिन लेट था, चौथे दिन लेट था, तब आपने क्या बना लिया, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ पैटर्न बनाया। यहाँ पे आपके पास एक चीज़ आ गई है, जनरल चीज़ आई है कि ये टीचर जो है हमेशा लेट ही होता है, इससे आप स्पेसिफिक की तरफ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे तो एक चीज़ आ गई है कि टीचर हमेशा ही लेट होता है, तो इससे आप कहाँ जाओगे, स्पेसिफिक की तरफ जाओगे, ठीक है। इसमें हमारा है, अब ये हमारा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है कि हाँ ये टीचर रोज ही लेट आता है, तो आप क्या करोगे, हाँ ये पहले दिन भी लेट आता था, आपने वो जनरल से आप किसकी तरफ गए, स्पेसिफिक की तरफ गए, ठीक है। फ्रॉम जनरल यूनिवर्सल थ्योरी टू पर्टिकुलर फैक्ट, ठीक है। आपकी एक थ्योरी आपके पास यहाँ से बन के आ गई है, ठीक है, उस पर एक पर्टिकुलर फैक्ट की तरफ आप चल रहे हो, अब आप 100% कहोगे कि हाँ ये लेट ही आता है, ठीक है। थ्योरी फ्रॉम इंडक्टिव, यहाँ डिडक्टिव में कौन सी थ्योरी आती है, जो हमारे इंडक्टिव से बनी हुई थ्योरी है वो कहाँ आएंगी, डिडक्टिव में आएंगी, ठीक है, चेक होने के लिए। फिर आपके पास थ्योरी आई डिडक्टिव से, फिर आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करोगे। हाइपोथेसिस क्या होती है, अपनी खुद की एक राय हम बना लेते हैं कि हाँ ये इंसान जो है, थ्योरी तो आई है आपके पास कि लेट आता है, तो आपने एक हाइपोथेसिस बना ली कि हाँ ये इंसान हमेशा ही लेट क्लास में आता है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, आपकी हाइपोथेसिस बन गई, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, आपने लोगों से पूछा कि भाई क्या ये टीचर हमेशा ही लेट आता है, फिर उसके बाद आपने रिजल्ट निकाल दिया कि हाँ ये 100% लेट आता है, लेकिन बच्चों को सुधारने के लिए ये कभी ऐसा हो भी सकता है कि 6 महीने में एक दिन ये क्लास में टाइम पे भी आ जाता होगा, वो 6 महीने कभी भी आ सकते हैं, ठीक है, वो एक दिन कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो बच्चे ताकि सतर्क रहे, बच्चे टाइम पे आए, ठीक है। टीचर को कुछ पता नहीं होता, थोड़े सनकी से होते हैं टीचर, ठीक है भाई, इतना समझ में आया।
तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डेटा कलेक्शन से स्पेसिफिक रिजल्ट की तरफ ये आता है। फिर आपको क्या मिलेगा, एक स्पेसिफिक रिजल्ट मिल जाएगा कि हाँ ये बंदा जो है, ये टीचर जो है हमारा हमेशा ही लेट आता है। ये एब्सोल्यूट प्रोसेस है, यानी कि क्या है, ये 100% है, ये बिल्कुल सही रिजल्ट बताएगी आपकी। ठीक है, नंबर्स एंड क्वालिटेटिवली क्वान्टिटेटिवली होता है, इसमें नंबर्स की बात करेंगे और क्वान्टिटी की बात करेंगे, जबकि ये वाली क्वालिटेटिवली थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि हाँ भाई 4 साल में ये बंदा जितनी भी क्लासेज इसने ली हैं, मान लो 4 साल में इसने 200 क्लासेस लिए, तो 200 की 200 क्लासेस में ही क्या आया है, हमेशा लेट आया है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ आप क्वांटिटेटिवली आप इसको लेते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्वांटिटी की बात करते हो। फिर बेस होना प्रमाइसिस, यानी कि सोच के आधार पे बेस होता है। किस पे बेस है ये वाली जो आपकी रीजनिंग होती है वो सोच के आधार पे बेस होती है, कि आपकी जो सोच है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, ये उस पे बेस करेगी। ठीक है, तो किस पे आधारित होती है ये आपके सोच पे आधार होती है। अगर प्रेमाइसिस सही है तो थ्योरी भी ट्रू हो सकती है। ठीक है, अगर आपकी सोच सही है तो आपकी थ्योरी क्या होगी, वो ट्रू हो सकती है। फिर आपकी थ्योरी के चांसेस सही होने के सही हैं। अगर आपने बिल्कुल बहुत दिमाग लगा के बिल्कुल ऑब्जर्वेशन आपका सही है तो आपकी थ्योरी क्या हो सकती है, सही हो सकती है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, डिडक्टिव आपकी इंडक्टिव पे डिपेंड करती है। जितने अच्छा आपका सोच है, जितना अच्छा आप चीज़ों को निकाल सकते हो, आपका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है। ऐसे रिसर्चर है, वो बहुत सारी चीज़ें अपनी निकाल लेते हैं, वो देखते ही चीज़ों को पहचान लेते हैं। डॉक्टर के पास आप जाओगे, वो आपको देख करके ही आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जितनी अच्छी आपकी सोच का आधार होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी थ्योरी जो है वो सही होने का चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर कोई एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है, जैसे कि अगर मैं ये देख रही हूँ कि मैंने ये देखा कि आपके क्लासेस में बच्चे क्यों नहीं क्लास में आ रहे हैं। ठीक है, तो एक टीचर तो है वो ये कहेगा कि नहीं बच्चे ही नालायक हैं जो आते ही नहीं है। एक टीचर वो है जिससे बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, वो ये सोचेगा, वो उस चीज़ को समझ पाएगा कि आखिर बच्चे क्यों नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, जैसे आजकल कावड़ चल रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट बंद है, तो उसके चलते बहुत सारी वो चीज़ों को समझेगा, लेकिन समझेगा कौन, जो एक्सपीरियंस होगा, जिसकी सोच सही होगी। ठीक है, तो वो चीज़ों को निकाल सकता है। अगर प्रेमाइसिस सही है तो थ्योरी भी ट्रू हो सकती है। आपकी सोच का आधार, आपकी सोचने का तरीका सही है, आप चीज़ों को सही तरीके से देख रहे हो, सही तरीके से समझ रहे हो, तो आपकी क्या हो सकती है, रिसर्च ठीक हो सकती है। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होती हैं, ये भी टर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद होने चाहिए। ठीक है, रिलायबिलिटी होती है आपकी कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि कोई भी रिसर्च मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरी जो रिजल्ट है, अगर उस रिसर्च को कोई दूसरा भी करेगा वह सेम टू सेम, तो उनके रिजल्ट भी सेम आने चाहिए, चाहे वो कभी भी करे। ठीक है, अगर मैंने वो रिसर्च आज की है, उसी रिसर्च को किसी ने 10 साल बाद किया सेम प्रोसीजर से, तो उसके रिजल्ट भी सेम आने चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे कि हमारी जो रिसर्च थी वो रिलायबल थी। ठीक है, तो रिसर्च हमारी कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, सेम रिजल्ट एवरी टाइम। ठीक है, हर समय आपके जो रिजल्ट है वो सेम आने चाहिए। रिजल्ट सही होने या सही होंगे या नहीं होंगे ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि आप कोई दवाई है, ठीक है, कोई टैबलेट्स आप गलत खा रहे हो, तो हमेशा वो टैबलेट असर नहीं करेगी, लेकिन क्या वो रिजल्ट सही है, तो वो रिजल्ट जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट सही हो, रिजल्ट गलत भी हो सकते हैं। पर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, आपके हमेशा सेम रिजल्ट आना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, कि हमारे जो रिसर्च है वो क्या है, रिलायबल है, क्योंकि उसकी जो फाइंडिंग्स है, जो रिजल्ट है, वो हमेशा क्या आते हैं, सेम आते हैं। लेकिन रिजल्ट जो है वो सही है या नहीं है, इसको हम नहीं कह सकते हैं। जैसे कि मैंने एक पौधा उगाया, उसमें मैंने एक फर्टिलाइजर डाला, ठीक है, वो फर्टिलाइजर जब मैं डाल रही हूँ, ठीक है, जब मैंने उस फर्टिलाइजर को डाला तो उससे क्या, वो फर्टिलाइजर हार्मफुल था, उसने उस पौधे को जला दिया। ठीक है, अब हर बार मैं उस पौधे को मैं वो फर्टिलाइजर जब भी डालती हूँ, मेरा पौधा जो है वो खराब हो जाता है। तो क्या है, आपका जो रिजल्ट है वो तो सेम आ रहा है, लेकिन क्या रिजल्ट सही है, नहीं, रिजल्ट गलत है। जब क्या मेरी रिसर्च क्या है, पौधे को अच्छा करना, बेहतर करना, लेकिन वो क्या हो रहा है, पौधे को हमेशा जला दे रहा है वो फर्टिलाइजर। ठीक है, वो जो भी मैंने उसमें फर्टिलाइजर होता है, जो आपके केमिकल्स होता है जिससे ग्रो करता है, खाद, ठीक है, जब भी वो फर्टिलाइजर मैंने डाला तो वो पौधा जो है वो जल जा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट सही होंगे या नहीं होंगे, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन रिजल्ट क्या है, हमेशा क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब आपके रिजल्ट जो है हमेशा सेम आते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं, आरसी हम इसको बोलते हैं। ठीक है,
फिर है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी है एक्यूरेसी, यानी कि सही होना, ठीक है, एक्यूरेट होना। वैलिडिटी का मतलब क्या है? चीज़ों का सही होना, ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक्यूरेसी। लीड टू कंसिस्टेंसी, अब अगर चीज़ें सही तरीके से करूँगी, मान लीजिए मैं हमेशा ही, मुझे पता है कि 1 ग्राम अगर मैं अपने 1 ग्राम फर्टिलाइज़र में डालूंगी इस पौधे में, ठीक है, तो मेरा 1 इंच टमाटर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, पौधे का साइज़ है, टमाटर का साइज़ होगा वो 1 इंच बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं हर बार 1 ग्राम ही उसमें डाल रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? हर बार टमाटर का साइज जो है 1 इंच बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या है? वो वैलिडिटी है, एक्यूरेट है, ठीक है। अगर मुझे पता है कि सही से मैं काम कर रही हूँ, मेरा सही काम चल रहा है, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? एक्यूरेट आएगा, सही आएगा, ठीक है। एक्यूरेसी लीड टू कंसिस्टेंसी, अब हमेशा अगर मैं काम सही करूंगी तो वो एक समान आएगा ना रिजल्ट। अगर मैं सही तरीके से हमेशा फर्टिलाइजर सही तरीके से डाल रही हूँ तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? कंसिस्टेंट आएगा, हमेशा ही मेरा टमाटर 1 इंच बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी जो है वो आपको, एक्यूरेसी जो है आपकी कंसिस्टेंसी यानी कि एक समानता के लिए, रिलायबिलिटी के लिए क्या होती है? 100% अगर आपकी एक्यूरेसी है तो आपके रिजल्ट में हमेशा क्या आएगी? एक समानता आएगी। अगर आप सही से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमेशा एक आएगा, और आप के अलावा भी कोई और भी वो रिजल्ट कर रहा है या 10 साल बाद भी वो रिसर्च हो रही है तब भी उसका रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा और एक्यूरेट आएगा। तो अगर एक्यूरेट जो है हमेशा क्या करता है? सेम रिजल्ट की तरफ जाता है, ठीक है। सेम रिजल्ट अगर एक्यूरेट होगा तो, ठीक है, सेम रिजल्ट क्या होगा? अगर एक्यूरेट है तो ऑब्वियसली आपका क्या आएगा? अगर काम हम सही कर रहे हैं तो हमेशा सेम रिजल्ट आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं कभी भी पढ़ती नहीं हूँ तो हमेशा फेल हो जाऊंगी ना, मैं अगर कभी नहीं पढ़ूंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी। लेकिन अगर मैं हमेशा पढ़ती हूँ, ठीक है, अगर मैं हमेशा पढ़ती हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? सही आएगा, ठीक है। हमेशा अगर मैं पढ़ाई करती हूँ तो मेरा रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा, तो वो क्या है? एक्यूरेसी होगी, ठीक है। सही चीज़ करने पे क्या मिलेगी? एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है। हमेशा रिजल्ट क्या होगा? मैं टॉपर होंगी, तो एक्यूरेसी हमेशा रहेगी। लेकिन अगर मैं पढ़ती ही नहीं हूँ तो क्या, भले ही हर बार मैं फेल होंगी तो क्या, लेकिन वो रिजल्ट क्या होगा? सही होगा? नहीं, रिजल्ट सही नहीं होगा। यानी कि रिलायबिलिटी वो क्या होगी? हमेशा कंसिस्टेंसी तो बनती रहेगी, हर बार मैं फेल तो होती रहूँगी, ठीक है, कंसिस्टेंसी तो होगी, लेकिन एक्यूरेट नहीं होगी चीज़, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं होगी। समझ में आया इतना? अगर रिसर्च वैलिड होगी तो अपने आप ही रिलायबल हो जाएगी, ठीक है, अगर आपकी रिसर्च सही से आप कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने रिसर्च अपनी ठीक से की है, मैंने सही से पढ़ाई की है, तो हमेशा वो क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? आपका वैलिड आएगा। क्लियर हो गया इतना? रिजल्ट आपका क्या आएगा? सॉरी, रिजल्ट क्या आपका क्या आएगा? रिलायबल आएगा, हमेशा कंसिस्टेंट आएगा, हमेशा मैं क्या करूँगी? पास हो जाऊँगी, ठीक है। अगर रिसर्च रिलायबल हो है तो यह जरूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो, ठीक है। अगर रिसर्च रिलायबल है तो जरूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो। जैसे कि अगर जरूरी नहीं है हर बार मैं पढ़ूँ ही ना तो फिर वो रिजल्ट मेरा गलती आएगा ना, भले ही रिजल्ट हिसाब से सही आ रहा है कि मैं हमेशा फेल ही हो रही हूँ, ठीक है, लेकिन वो बात तो गलती है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा जरूरी नहीं है कि जो चीज़ आपकी रिलायबल है वो आपकी वैलिड भी हो, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट, मान लीजिए कोई टेस्ट मैंने बनाया है, ठीक है, कोई भी टेस्ट मैंने, टेस्ट मतलब जो क्वेश्चनेयर्स हम बच्चों से फिल करते हैं। मान लीजिए मैंने बच्चों का टेस्ट लिया, ठीक है, क्लास में मैं बच्चों का टेस्ट ले रही हूँ, मैंने एक क्वेश्चन पेपर बनाया है, उससे मैं बच्चों का टेस्ट ले रही हूँ। तो जब मैंने टेस्ट लिया तो एक ही आईक्यू के जितने, लगभग एक एज ग्रुप के एक आईक्यू के बच्चों पे जब मैंने वो टेस्ट लिया है, तो सभी स्टूडेंट अगर एवरेज मार्क्स ले रहे हैं, ठीक है, सभी स्टूडेंट अगर एवरेज मार्क्स ले रहे हैं तो क्या होगा? वो टेस्ट हमारा रिलायबल होगा, ठीक है, क्योंकि सभी के क्या आ रहे हैं? एक जैसे मार्क्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो हमारा रिलायबल टेस्ट है। अगर अगर दूसरा कोई टेस्ट मैंने बनाया है जिसमें क्या है, वो सभी बच्चे जो है वो फेल हो जा रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चे जो है वो फेल हो जा रहे हैं, तो वो क्या है? वो भी मेरा क्या होगा? रिलायबल होगा, ठीक है। अगर एक समान रिजल्ट आ रहा है सभी बच्चों पे। अगर तीसरे टेस्ट है, तीसरे टेस्ट में क्या है? तीसरा टेस्ट जो मैंने बनाया है या तीसरा टेस्ट जब मैंने लिया तो एक ही एज ग्रुप के एक ही आईक्यू के बच्चों को जब मैंने तीसरा टेस्ट अप्लाई किया तो कुछ के तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, कुछ के एवरेज आ रहे हैं, कुछ के बहुत ही ख़राब नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये वाला टेस्ट मेरा सबसे कम रिलायबल होगा, सबसे लीस्ट रिलायबल होगा ये वाला टेस्ट, ठीक है। यानी कि अगर आपको एक जैसे समान रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या होगा? आपका सबसे कम रिलायबल चीज़ कहलाएगी, ठीक है। अगर रॉन्ग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट तो सेम होगा, कंसिस्टेंट होगा, पर रॉन्ग होंगे, ठीक है। अगर मैं बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट में अपनी लैब में कर रही हूँ लेकिन गलत तरीके से कर रही हूँ तो उसके रिजल्ट तो एक ही आएंगे ना, सेम रिजल्ट आएंगे हमेशा, लेकिन वो रिजल्ट जो हैं वो हमारे गलत होंगे। यानी कि रिलायबल तो होगा वो रिजल्ट लेकिन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? रिलायबल का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, एक ही रिजल्ट, जब बार बार मैं कोई भी चीज़ें परफॉर्म कर रही हूँ तो मेरा रिजल्ट सेम आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेम रिजल्ट आ रहा है तो वो सेम रिजल्ट सही ही हो, ठीक है। लेकिन अगर
मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो वैलिड है, ठीक है, यानी कि वो मैंने सही से परफॉर्म किया है एक्सपेरिमेंट, तो ऑब्वियसली वो एक्सपेरिमेंट अपने आप ही क्या हो जाएगा, रिलायबल हो जाएगा। अगर मैं सही से कर रही हूँ तो हर बार उसकी फाइंडिंग जो है वो एक ही आएंगी, एक समान आएंगी और सही आएंगी, ठीक है। तो अगर वैलिड चीज़ है तो वो रिलायबल के लिए क्या है, 100% श्योरिटी है कि अगर वैलिड कोई काम है तो वो अपना आप ही क्या हो जाएगा, रिलायबल हो जाएगा। लेकिन अगर रिलायबल है तो वो जरूरी नहीं है कि वो चीज़ वैलिड हो, ठीक है, वो सही हो। क्लियर हुआ इतना? तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा था कि क्या वैलिड जो है, एक तो रिलायबिलिटी को किससे याद रखना है, आपको कंसिस्टेंसी से याद रखना है, ठीक है, और वैलिडिटी को किससे याद रखना है, एक्यूरेसी से याद रखना है, ठीक है। वैलिडिटी को आपको एक्यूरेसी से याद रखना है और रिलायबिलिटी को आपको कंसिस्टेंसी से याद रखना है। आपको ये एक सेंटेंस याद रखना है कि अगर चीज़ वैलिड है तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी, यानी कि रिलायबल होगी। लेकिन अगर कोई चीज़ रिलायबल है तो वो जरूरी नहीं है कि वो चीज़ हमारी क्या हो, वैलिड भी हो, ठीक है। समझ में आया इतना? तो ये आपका रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है, इसको आपको याद रखना है और भैया अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार करना है इसको। इसके अलावा आपके पास कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें है आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ओपिनियन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ओपिनियन, ठीक है। ये आपको चीज़ें रट लेनी है क्योंकि ये एग्जाम में थोक के भाव में पूछी जाती हैं। ऑब्जेक्टिविटी में क्या है, आपका फैक्ट है, जब हम फैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी आंसर का सिंगल क्वेश्चन होता है, इंडिपेंडेंट रियलिटी कैन बी ग्रास्प, ठीक है। जब मैं ये बात कर रही हूँ कि मेरे देश में 30% जो है पढ़े लिखे हैं और 70% जो है वो अनपढ़ हैं, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव हो गया। मैंने अपना ओपिनियन बिल्कुल नहीं लगाया, जो चीज़ मेरे पास जैसी आई मैंने वैसे का वैसे ही मैंने बता दी, ठीक है। यानी कि अगर किसी ने मैं किसी के घर गई, मैं वहाँ देख रही हूँ कि भाई उन्होंने वहाँ जाके मैंने उनसे पूछा, जितने भी मेल से, कि आपके घरों में महिलाओं का स्टेटस क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे घरों में महिलाओं का स्टेटस बहुत ऊंचा है, ठीक है। मैंने एक पूरी कॉलोनी पे रिसर्च किया, वहाँ ये देखा, वहाँ जाके मैंने लोगों से पूछा कि आपके घरों में महिलाओं का स्टेटस क्या है, ठीक है। अब क्या है, मैंने ये पूछा तो सबने मुझे जितने भी आंसर्स मेरे पास आया, डेटा कलेक्शन जो मेरे पास आया वो ये आया कि हमारे वहाँ महिलाओं का स्टेटस बहुत ऊँचा है, ठीक है। ये लोगों ने बोला, रिसर्च के थ्रू ये निकल के आया, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आ गया। मेरे जो रिसर्च के थ्रू जो डेटा आया वो सिंपल सा ये आया कि यहाँ पे महिलाओं का स्टेटस बहुत ऊंचा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिविटी हो गया। अब इसमें अगर मैंने वहाँ जाके देखा कि भैया भले ही ये कह तो ये रहे हैं कि स्टेटस बहुत ऊंचा है, लेकिन वहाँ पे मेरे हिसाब से जो चीज़ें मैंने देखी, लोगों ने उनको मारा भी, पीटा भी, मारते पीटते भी थे, घर में बहुत बच्चों को मारता पीटते भी थे, अपनी वाइफ को भी मारते पीटते थे, शराब पीते थे, अल्कोहलिक थे। तो लेकिन वो क्या होगा, वो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगी, क्यों, क्योंकि मेरे पास उसका प्रूफ नहीं है। तो यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी की बात होगी, ठीक है। यानी कि जो मेरे पास निकल के आया है वही मैं बता सकती हूँ, मैं अपनी सोच यहाँ पे नहीं डाल सकती हूँ। मैं ये नहीं बोल सकती कि सारे के सारे क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कई बार ऐसा होता है, सामने सामने इंसान झूठ बोल रहा होता है, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, तो हम उसे बोल नहीं सकते कि तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी में क्या है, हम फैक्ट पे बात करते हैं, ठीक है। सिंगल आंसर ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सिंगल आंसर है कि वो बोलेंगे हाँ स्टेटस अच्छा है, तो हमें भी क्या कहना पड़ेगा, हमारी रिसर्च में क्या निकल के आया कि स्टेटस अच्छा है। फिर आंखों से हमने कुछ भी देखा हो, कुछ भी चीज़ हमने वहाँ फील की हो, हम उसकी बात नहीं करेंगे, हमारे रिसर्च में जो निकल के आया है हम ऐसे कैसे ही उसे लिख देंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट रियलिटी ऑन बिग ग्रास्प, मतलब आपको क्या है, इससे इंडिपेंडेंट रियलिटी आपके पास आएगी, मतलब कोई भी चीज़ किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, सीधी चीज़ वो आपके ऊपर पास आ जाएगी कि भैया यही फाइंडिंग्स है और हमें यही बताना है ऑब्जेक्टिविटी में, ठीक है। सब्जेक्टिविटी में क्या होता है, सब्जेक्टिविटी में आपका खुद का भी सोच होता है। आपने ये तो बोला कि हाँ उस जो रिसर्चर है वहाँ पे जब मैं गई तो उस कॉलोनी में सभी लोगों ने ऐसा डेटा कलेक्शन हुआ, लेकिन मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की उसके थ्रू से मैं ये कह सकती हूँ कि वहाँ पे जो डेटा आ रहा है इसके हिसाब से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट उतने एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि मैंने चीज़ें ये ऑब्जर्व की थी, वहाँ जाके ये चीज़ें मैंने देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन मतलब मेरा खुद का भी सोच जो है वो मैं यहाँ पे रख सकती हूँ, उसे सब्जेक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। मल्टीपल ओपिनियन है, यहाँ पे बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं। कंडीशन वे थिंकिंग सोचने का अपना एक कंडीशन वे होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कंडीशन वे का मतलब क्या होता है कि मैं अगर ये निकाल रही हूँ कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं पे अत्याचार ही करते हैं, ठीक है। और अगर मैंने बचपन से यही देखा है कि पुरुष जो है महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मेरी रिसर्च में मैं कोशिश करूंगी ये दिखाने की, चाहे मेरी फाइंडिंग्स में ये आ ना रहा हो कि ये अत्याचार करते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगी, कोशिश करूँगी कि ये दिखाने की कि भाई महिलाएं जो है हर जगह प्रताड़ित ही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंडीशनड वे है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें जो है वो आपके जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस होता है उससे इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसीलिए सब्जेक्टिविटी रिसर्च में उतनी नहीं होनी चाहिए और
आपके सब्जेक्टिव ओपिनियन को आपको उसमें नहीं डालना चाहिए। आपके खुद के क्या विचार हैं, आपकी क्या सोच है, वो आपको अपनी रिसर्च में नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी सब्जेक्टिविटी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ओपिनियन हो गया। ऑब्जेक्टिव ओपिनियन में क्या होता है, मेरा खुद के विचार मैं इसमें नहीं रखूंगी, जो जैसा आया वैसे का वैसे ही रखूंगी। सब्जेक्टिव ओपिनियन में क्या होता है, मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने हिसाब से, अपनी चीज़ों को अपनी सोच के हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगी, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव ओपिनियन जरूरी भी है, लेकिन इससे क्या होगा, हमारी रिसर्च जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। अगर सब्जेक्टिव ओपिनियन आप रख रहे हो तो उससे आपकी रिसर्च के जो फाइंडिंग्स है वो इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, कि आपकी सोच ये है तो आप जबरदस्ती अपनी सोच अपनी रिसर्च में दिखाने की कोशिश करो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटेटिव, ठीक है। फिर ये अलग टर्म्स है, क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव क्या होता है, जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ डेटा की और नंबर्स की, तो वो क्या हो गया, वो आपका क्वांटिटेटिव हो गया, ठीक है। जब आप सिर्फ डेटा और नंबर की बात करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। जैसे कि नंबर्स की आप बात कर रहे हो सिर्फ, ठीक है, तो वो क्या है, आपका क्वांटिटेटिव है। इसमें डेटा या इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट करते हो, और जो भी आपके पास चीज़ें आई हैं, जो आपका फाइंडिंग्स आई है, आप ऐसे कैसे उसको बता दोगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपका क्वांटिटेटिव हो गया। नंबर्स की बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन और डेटा इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटीज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ क्वान्टिफिएबल मेजरमेंट प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊँ कि देश में क्या है, 30% महिलाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी है, बाकी 70% जो है वो अनपढ़ हैं। तो वो क्या हो गया, वो आपका क्वांटिटेटिव हो गया, ठीक है। स्टैटिस्टिक, ये क्वांटिटी में हम किसकी बात करें, स्टैट्स की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक की बात करते हैं। जिस चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, जिस चीज़ों को हम नाप सकते हैं, वो किस में आएगी, हमारे क्वांटिटेटिव में आएगा। जैसे कि 1 किलो मिल्क, ठीक है, 1 लीटर मिल्क, तो ये किस में आएगा, ये आपका क्वांटिटी में आएगा, कि अगर मैं मिल्क है उसको नाप सकती हूँ कि 1 लीटर मिल्क है, किसी भी चीज़ के थ्रू जब मैं नाप रही हूँ तो वो किस में आएगा, क्वांटिटेटिव में आएगा, ठीक है। जैसे मैं ये नाप सकती हूँ कि हमारे देश की मेरी हाइट कितनी बढ़ रही है, तो वो किस में आएगी, क्वांटिटेटिव में आएगी। जैसे अगर मैं ये देखूँ कि रोज़ अगर मैं पर्टिकुलर फूड एक अपने घर के किसी बच्चे को खिलाती हूँ तो उसकी हाइट कितनी बढ़ेगी, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, तो वो रिसर्च किस में आएगी, वो क्वांटिटेटिव में आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। और क्वालिटेटिव में क्या है, क्वालिटेटिव में मैं ये दिखा सकती हूँ कि ये कुछ फूड्स मैंने अपने घर के बच्चे को खिलाया तो उसकी रीजनिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ी, उसकी बोलने की क्वालिटी कितनी बढ़ी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ा, उसका, क्योंकि इनको मैं नाप नहीं सकती लेकिन मैं इनको फील कर सकती हूँ कि हाँ भाई आजकल ये जो है कॉन्फिडेंट हो रहा है, पर कितना कॉन्फिडेंट हो रहा है मैं इसको नाप नहीं सकती, ठीक है। कितना एक्टिव है बच्चा, एक्टिव हो रहा है ये मुझे दिखाई दे रहा है, हेल्थ अच्छी हो रही है, एक्टिव हो रहा है, लेकिन उसको नाप पाना मेरे लिए मुश्किल है, तो वो क्या है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च में आएगा, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या आता है, आपके कैन नॉट बी मेजर, आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो। जैसे लॉट्स ऑफ लव, जैसे मैं बोलूँ कि मैं इतना प्यार करती हूँ अपनी मम्मी को, तो पर मैं ये तो कहूँगी कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैं कितना करती हूँ, मैं कितना किलो करती हूँ, ठीक है। कमेंट्स हो गए, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, कमेंट्स हो गया, चीज़ों को आप किसी के बारे में कुछ कमेंट्स कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो आपकी खुद की सोच के थ्रू आप बोल रहे हो, ठीक है। मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, परसेप्शन, कैरेक्टरिस्टिक, सिंबल्स, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, चीज़ों को डिस्क्राइब करना, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारी किस में आएंगी, क्वालिटीज़ में आएंगे, ठीक है। जो जैसे डेफिनेशन बनाना, परसेप्शन, क्या वो सोच रहे हैं सामने वाले के लिए, क्या परसीव कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंड सिंबल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब आपके किस में आते हैं, क्वालिटेटिव में आते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ओपिनियन एंड फैक्ट, ठीक है। इसमें क्वालिटी में हम क्या करते हैं, फैक्ट और ओपिनियन के बीच में क्या करते हैं, रिलेशनशिप डालते हैं। जैसे कि मैंने ये निकाला कि 30% जो है अनपढ़ है, पढ़ी लिखी हैं, बाकी की 70% अनपढ़ है, तो क्या रीज़न रह गए कि वो 70% जो है वो अनपढ़ होगी, तो वो किसके थ्रू आएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू हम उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई, कुछ आपको दिमाग में क्लियर नहीं है, तो आप मुझे आप मुझसे इसमें मैसेज में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।